हेलो नमस्कार जय हिंद भाई। आज की हमारी जो क्लास रहनी है वो क्लास 12th का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट पर रहनी है। तो फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, सेशन को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ में और हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। चैप्टर रहेगा आपका अल्टरनेटिंग करंट, उसका स्टार्टिंग को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई सेशन को। सबसे पहली बात आती है कि जब हमारे पास, पहले अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे डीसी की, क्योंकि हमारे पास प्राइमरीली जो सोर्स था ईएमएफ का वो क्या था, बैटरी थी। ठीक है, क्या था, बैटरी थी। तो बैटरी में हमने क्या पढ़ा था, सॉरी डीसी करंट में हमने क्या पढ़ा था, द प्राइमरी सोर्स ऑफ ईएमएफ इज बैटरी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, फॉर डीसी, डायरेक्ट करंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसी पर हमने क्या पढ़ा था, लॉ के बारे में। ओम्स लॉ हमें क्या बताता भाई कि V इज इक्वल टू क्या होता है आपका, IR होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जब हमारे पास डीसी करंट था तो हम क्यों एसी की बात करते हैं, क्यों हम एसी का यूज करते हैं। हमारे घरों में जो करंट आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो सोर्स है, वो कौन सा है, तो आंसर है वो एसी है। तो उस एसी की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी जब ऑलरेडी हमारे पास डीसी था। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि आज के टाइम पर, है ना, एट प्रेजेंट टाइम, at present time most of the पावर या एनर्जी जनरेटिंग या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटिंग पावर हाउस प्रोड्यूस एसी, क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग प्रोड्यूस करंट है जो उसे प्रोड्यूस करते हैं। तो उसका रीजन क्या है, क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं आज के टाइम पर, क्यों एसी फॉर्म को प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्यों डीसी को प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है। तो इसका पहला क्या है, पहला इसका रीजन है, जो इसके रीजन है, रीजन में फर्स्ट नंबर का रीजन आपका है कि जो अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज होते हैं, वोल्टेज कैन बी इजीली कन्वर्टेड बाय ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर आपने देखा होगा, आपकी गली में, आपके जो भी कॉलोनी है वहां पर लगा होगा ट्रांसफॉर्मर। उसका काम क्या होता है, अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है, उनकी जो वोल्टेज है उसको कम या ज्यादा करने का काम होता है। ठीक है, बेसिकली जो कॉलोनी में लगे होते हैं वो स्टेप डाउन होते हैं। स्टेप डाउन का काम होता है वोल्टेज को कम कर देना, स्टेप अप का काम होता है वोल्टेज को हाई कर देना। तो पहला रीजन क्या है कि हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से। और दूसरा रीजन क्या है, सेकेंड रीजन है कि जो एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, कैन बी इजीली ट्रांसफर ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, एक लंबे दूरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से भेज सकते हैं विदाउट सो मच लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, विदाउट सो मच लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, लगभग लगभग बिना लॉस के हम क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक हम इसको भेज सकते हैं। इसलिए भी हम किसका यूज करते हैं आज के टाइम पर, अल्टरनेटिंग करंट का यूज करते हैं। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया होगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट जो हमारा है, यानी कि जो एसी है आपका, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट ये होता क्या है।
देखो डीसी में आपने देखा होगा, डीसी जो होता है बेसिकली वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक डायरेक्शन में चलता है। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है विद टाइम, और उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है पीरियडिकली। यानी कि अगर नॉर्मली बात करें तो आपका एसी कैसे चलता है, इस वेव फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, किसके थ्रू चलता है, इस वेव की फॉर्म में चलता है, जिसमें ये जो आपका ऊपर वाला एरिया है ये क्या है, इसका पॉजिटिव फेस है, और जो नीचे वाला है वो क्या है, इसका नेगेटिव फेस है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में इस तरीके से चलता है, इस वजह से ही क्या होता है, जो एसी है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकता है। तो यहां पर अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट इज द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूअसली। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी इज अ करंट हुज मैग्नीट्यूड changes continuously with time and whose direction reverse periodically। डायरेक्शन भी क्या होती है, इसकी रिवर्स होती है। देखो मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होगा, जब ऊपर की तरफ होगा तब कैसा होगा, इसका पॉजिटिव होगा, जब नीचे आएगा तो कैसा हो जाएगा, इसका नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक, कैसा होगा, नेगेटिव में होगा, ऊपर कैसा होगा, पॉजिटिव, और जब जो मीन पोजीशन यहां पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, ये पीक वैल्यू होती है, ये आपकी मीन वैल्यू होती है, मीन पर अगर क्या होता है, ये जीरो हो जाता है। और अल्टरनेटिंग करंट को शो करने के लिए जो इक्वेशन होती है हमारी, वो क्या होती है, आई इज इक्वल टू, दो इक्वेशन होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये दो इक्वेशन होती हैं आपके पास, जिनमें अगर बात करें आई के बारे में और आई नॉट के बारे में, तो जो आई नॉट होता है इसे हम बोलते हैं पीक करंट। ठीक है, और आई जो होता है इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, आई क्या होगा आपका, इंस्टेंटेनियस, यानी किसी भी इंस्टेंट पर जो हमें करंट मिल रहा है वो कितना है, वो किससे मालूम पड़ेगा, आई से। और जो आई नॉट है वो क्या है, पीक वैल्यू है करंट की। ठीक है, ध्यान रख लेना इस बात को। अब यहां पर बात करें तो हमारा जो ओमेगा आ रहा है, टी से मालूम पड़ रहा है टाइम है, ओमेगा क्या है हमारा, इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये चीजें याद रख लेना। अब यहां पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, या फिर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बेसिकली। तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू की अगर बात की जाए तो ओमेगा सबने पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा हुआ है कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, 2 बाई टाइम पीरियड टी होता है। तो यहां पर अगर टी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है वो क्या होती है, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होती है, जिसे फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से शो करते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 2 पाई 1/t बराबर हो गया न्यू के। तो यहां क्या आ जाएगा, न्यू। तो हमारा ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई न्यू के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब जरा इसके वेव फॉर्मेट को समझो। यहां पर बात करें तो देखो, यहां से लेके यहां तक ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, फेज 2 पाई आ जाएगा। अगर हम हाफ की बात करेंगे तो हाफ में कितना आएगा हमारा, पाई आएगा। हम अगर इसकी बात करेंगे, जो आपका क्रेस्ट बनता है, यहां पर कितना होगा आपका, पाई/2 होगा। अगर यहां पर बात करें तो यहां कितना होगा आपका, 3/2 पाई होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी किसकी, फेस के बारे में हो गई। अब बात करें टाइम पीरियड की, तो यहां से लेके एक कंप्लीट वेव होने में जो टाइम लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट टाइम पीरियड होता है, कैपिटल टी। हाफ में जब बात करेंगे तो यहां हो जाएगा हमारा t/2। अगर यहां पर बात करें तो हमारा यहां पे होता है t/4, और अगर यहां पर बात करें तो यहां पर हमारा होता है 3/4t।
तो इसी तरीके से क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम देख सकते हैं कि यहां पर हमारा टाइम पीरियड कितना मिलेगा, टी मिलेगा। तो याद कैसे रखोगे इसको, याद रखोगे कि जब वेव आधी फॉर्म हो रही है वहां पर टाइम पीरियड कितना हो गया आपका, t/2। जब आपका 90 डिग्री बन रहा है तो कितना हो गया, t/4। जब आपका ये 270 डिग्री बन रहा है तब कितना हो जाएगा आपका, 3/4t। ठीक है, और जहां पर कंप्लीट 360 हो गया, यानी कि एक कंप्लीट वेव फॉर्म हो गई, वहां पर क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल टी, यानी कि एक कंप्लीट टाइम पीरियड यहां पर निकल आता है। ठीक है, तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी सभी को। आगे जरा देखो, अगर यहीं पर हम ईएमएफ की बात करें, ये तो बात हो गई अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात करें, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात करें, तो जैसे हमारा अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन बनती है वैसे ही हमारी यहां पर भी इक्वेशन बनती है, जो E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, E नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर E इज इक्वल टू E नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, फिर से वही E नॉट हमारा क्या होगा, पीक ईएमएफ होगा, और अगर E की बात करें तो ये क्या होगा आपका, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो जाती है हमारी किसकी, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के बारे में। ठीक है, अब जरा आगे बात करें आपसे, तो अगला टॉपिक आता है हमारा ट्रांजिएंट करंट। ट्रांजिएंट करंट, तो ट्रांजिएंट करंट को अगर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो ट्रांजिएंट करंट हम किसको बोल सकते हैं, ट्रांजिएंट करंट हम उसको बोलते हैं जिसमें करंट की वैल्यू एकदम से क्या हो जाए, जीरो से मैक्सिमम, या फिर सीधे मैक्सिमम से जीरो आ जाए, वो हमारा क्या होता है, ट्रांजिएंट करंट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट विच वेरी फॉर ए स्मॉल फिनाइट टाइम, ठीक है, इंस्टेंटली, बहुत छोटे टाइम में जीरो से मैक्सिमम या मैक्सिमम से जीरो आ जाए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक करंट, the electric current which vary for a small time from zero to maximum, ठीक है, जीरो टू मैक्सिमम, और decay from maximum to जीरो। ठीक है, जीरो से मैक्सिमम हो जाए या मैक्सिमम से जीरो पे आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी ट्रांजिएंट करंट की डेफिनेशन। अब जरा मेन मुद्दे पे आते हैं, और मेन मुद्दा क्या है आपका, मीन वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, क्या है, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो भाई मीन वैल्यू की बात करें तो मीन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो पहली बात तो यह है कि जो मीन वैल्यू होती है वो किसके लिए होती है, हाफ साइकिल के लिए होती है। किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए होती है, जो हमें यह बताती है कि ये कितना चार्ज ट्रांसफर करेगी। तो ये ध्यान रख लेना कि जब मीन वैल्यू की बात होगी तो वहां पर जब भी आपसे बात की जाए तो ये ध्यान रख लेना, उसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, तो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या फिर मीन वैल्यू को और क्या बोलते हैं हम, एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो दोनों में से किसी की भी पूछ लिया जाए आपसे तो ध्यान रख लेना कि मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर एनी हाफ साइकिल। ठीक है, एनी हाफ साइकिल, ये ध्यान रख लेना, हाफ साइकिल की बात होती है इसमें, इज डिफाइंड as the value of electric current which would send the same amount of electric charge, क्या चीज, इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ सर्किट इन द टाइम ऑफ हाफ साइकिल। कितने टाइम में, हाफ साइकिल के टाइम में। जिस तरीके से डीसी करता है वैसे ही यहां पर एसी भी करेगा। तो यहां पर अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या आ जाएगी, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, ठीक है, या इट इज द नहीं, वहीं से लिखते हैं,
ठीक है, मीन वैल्यू से लिखते हैं या इसी के आगे लिख लेते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट over a half cycle is defined as the charge transferred in half cycle। ठीक है, चार्ज क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा हाफ साइकिल में। हाफ साइकिल का मतलब टाइम कितना है आपका, टाइम आपका t/2, कितना टाइम है आपका t/2। हाफ साइकिल हो गया ना, इसका मतलब टाइम पीरियड भी क्या हो गया यहां पर, आधा हो गया। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता है कि करंट की जो इक्वेशन है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की जो इक्वेशन है वो क्या होती है हमारी, I = I0। हम यहां पर यूज कर रहे हैं साइन ओमेगा टी के लिए, किसके लिए, साइन ओमेगा टी के लिए। तो यहां से अब जरा मुझे बताओ कि I = हमारा क्या होता है, ये तो हो गई करंट की इक्वेशन, अल्टरनेटिंग करंट की। साथ में अगर बात करें चार्ज के रिस्पेक्ट में जो करंट होता है वो क्या होता है हमारा, dq/dt होता है। सभी ने पढ़ा होगा कि I = क्या होता है, dq/dt होता है। तो यहां से dq = क्या आ जाएगा आपका, I dt आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, dq = I dt आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करना है इसका हमें इंटीग्रेशन कर लेना है, कहां से कहां तक, तो भाई सीधी सी बात है, कहां से कहां तक, हमें बात करनी है हाफ साइकिल के लिए। तो हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन भी कर दोगे, इसका भी कर दोगे, कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। तो अगर dq का इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो q आ जाएगा, इधर से जो आपका करंट है वो करंट आपका I है, इस I की वैल्यू को पुट किया तो क्या आ जाएगा आपका, I0 साइन ओमेगा टी इंटू में क्या आ गया आपका, dt आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया आपका I0, साथ में क्या वैल्यू आ रही है आपकी, ओमेगा टी डॉट डी टी हमारा यहां से बन जाएगा। अब देखो जरा, I0 तो हमारा कांस्टेंट है, तो यहां से Q = क्या आ जाएगा आपका, I0। अगर मैं बात करूं साइन ओमेगा टी की, तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आपका, कॉस माइनस में, क्या होता है, माइनस में कॉस। ओमेगा टी है, ओमेगा टी हो गया, डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा आ जाएगा। कहां से कहां तक किया हमने, 0 से लेकर के t/2 तक। यहां तक क्लियर हो गया, 0 से लेकर के t/2 तक। अब यहां पर ओमेगा को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो Q = क्या आ जाएगा आपका, I0/ओमेगा। ठीक है, ओमेगा का हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। साथ में बात करें माइनस की, माइनस को भी हमने बाहर निकाल दिया। तो अंदर अब क्या बचेगा हमारे पास, ओमेगा बाहर आ गया, तो केवल बचा आपका कॉस ओमेगा टी। क्या बचा, कॉस ओमेगा टी। अब अपर लिमिट भी लगानी है, लोअर लिमिट भी, तो क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा t/2 माइनस 0 लगाओगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा आपका। 0 भी किस में आएगा, सॉरी कॉस 0 आएगा, क्या आएगा, कॉस 0 आएगा, कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो Q = I0 cos 0 क्यों हुआ, क्योंकि t की वैल्यू हमें क्या लगानी है, 0, ओमेगा इंटू 0 कितना हो गया, 0, तो इसलिए यहां पर क्या आएगा आपका, cos 0 आएगा। cos 0 लिखना जरूरी भी क्यों है, वो जरूरी इसलिए है क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या आएगा, माइनस का I0/ओमेगा। अब यहां पर बात करें, देखो जरा, ओमेगा इंटू में t/2 आ रहा है, ठीक है, ओमेगा में इंटू t/2 है। तो यहां से अगर मैं आपसे बात करूं, यहां लिखते हैं कि ओमेगा = हमें यह पता है कि 2π/t होता है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/t होती है। तो कॉस ओमेगा की वैल्यू आ गई आपकी 2π/t इंटू में आपका t/2, साथ में क्या है आपका, माइनस में कॉस 0 है, 1 वैल्यू होती है, मैंने 1 लिख दी है। अब देखो जरा, 2 से t से t गया, 2 से 2 गया, तो Q = क्या आ गया, माइनस का I0/ओमेगा। अब यहां क्या बचा आपका, यहां बचा cos π -1।
तो cos पाई की बात करें यानी cos 180 की बात करें, ये कितना होता है हमारा -1 होता है। ठीक है, कितना होता है -1। तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, माइनस में आई नॉट अपॉन ओमेगा -1 और -1। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो -1 -1 -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आई नॉट अपॉन ओमेगा साथ में क्या यहां पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 2I0 अपॉन ओमेगा, ये हमारी Q वैल्यू आ गई, यानी कि चार्ज की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बात किसकी करेंगे, अब हमें एक निकालना क्या है, इसमें मीन वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। तो ध्यान रख लेना मीन वैल्यू की बात करें तो आई मीन एम से हम डिनोट करेंगे, तो आई मीन जो हमारा होगा, जो हमारी मीन वैल्यू होगी करंट की, उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। तो जब हाफ साइकिल की बात करेंगे तो इसको हम डिनोट किससे करेंगे, आई एम से नहीं, Q इज इक्वल टू क्या होगा आई एम, यानी कि मीन वैल्यू ऑफ करंट इनटू हाफ साइकिल की बात की है तो टी 2 के लिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका आई एम इंटू टी बाई 2। इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो आप इक्वेशन सेकंड। अब क्योंकि दोनों Q के इक्वल है, यानी कि आपस में भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, तो आई एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी आई एम इज इक्वल टू नहीं, आई एम आपका टी बाई 2 इज इक्वल टू में 2I0 अपॉन ओमेगा। ठीक है, तो यहां से आई एम इज इक्वल टू क्या होगा, आई एम इज इक्वल टू टी बाई 2 था, 2 ऊपर जाएगा यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 2I0 अपॉन ओमेगा इंटू में क्या आ जाएगा आपका टी आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो इसको, तो क्या आएगा भाई, आई एम इज इक्वल टू 2 इंटू 2I0 अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई टी इंटू में टी, ये 2 से 2 गया, ये t से t गया, तो आई एम जो मीन वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी 2 अपॉन पाई इंटू में I0। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी मीन करंट के लिए। और अगर बात करूं 2 अपॉन पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, तो हमारी यहां वैल्यू आती है आई एम इज इक्वल टू 0.637 I0 के बराबर। ठीक है, क्या आती है 0.637 I0 के बराबर। तो ये हो जाता है क्या आपका, ये मीन वैल्यू ऑफ करंट हो जाती है, जो किसके बराबर है, जो बराबर है 0.637 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ करंट के बराबर ही हमारी हो जाती है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को। ऐसे ही सेम तरीके से अगर हम बात करें ईएमएफ के बारे में, तो ईएमएफ में हमारा क्या आ जाता है, जैसे हमारा करंट में आया मीन वैल्यू ऑफ करंट, वैसे ही मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं, जिसमें सीधा सीधा मैं लिख दे रहा हूं कि हमारी वैल्यू क्या होती है इक्वल टू 0.637 टाइम्स ऑफ E0 के बराबर होती है। ठीक है, E की बात कर रहे हैं। और वैसे ही जब हम Q की बात करेंगे तो जो हमारा Q होगा वो Q हमारा किसके बराबर होगा 2E0 अपॉन ओमेगा इंटू में क्या आ जाएगा R आ जाएगा। ये R क्यों आ रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमारा E इज इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा E अपॉन R होता है, इसलिए इसमें हमारा क्या रहेगा, यहां पर E भी रहेगा, नीचे R भी रहेगा। ओमेगा तो हमारा सॉल्व करके आ ही रहा था। एक बार आप खुद से इसको सॉल्व करके देखिएगा और बताइएगा कोई दिक्कत है या नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। मिलते हैं आपसे कल अगले टॉपिक के साथ में। जो अगले टॉपिक रहने हैं वो हमारी आरएमएस वैल्यू के रहने हैं। ठीक है, आपका इंडक्टेंस में रहना है, सर्किट में इंडक्टेंस है, इंडक्टर है मतलब बेसिकली कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, एलसीआर सर्किट है, और सबसे लास्ट में जो हमारा मेन टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर, उसे भी हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो मुलाकात आपसे अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।